उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। तो ऐसा क्यों होता है, किस कारण से ये सब होते हैं, आज हम प्रयास करेंगे उन सभी पहलुओं पर चर्चा करने की, और ये समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इन समस्याओं से हम निपट सकते हैं, अपने श्वसन तंत्र को हम मजबूत कर सकते हैं, और इन इन्फेक्शन से होने वाले नुकसानों से बच सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारा श्वसन तंत्र है वो किस प्रकार से कार्य करता है। क्योंकि जब हम किसी चीज के सिस्टम को समझ लेते हैं तो सिस्टम की रक्षा कैसे करनी है, उसको चलाना कैसे है, उसकी सावधानी क्या क्या होनी चाहिए, वो हम अच्छे प्रकार से कर पाएंगे। तो श्वसन तंत्र, जैसे कहा कि तंत्र, तंत्र का मतलब यह है कि इस श्वसन लेने की, जो सांस लेने की हमारी प्रक्रिया है, जिसको सांस लेना और सांस छोड़ना, जिसको श्वास और प्रश्वास बोला जाता है, इस प्रक्रिया में एक पूरा तंत्र शामिल होता है। कोई एक सिंगल ऑर्गन का काम नहीं है, इसमें बहुत सारे ऑर्गन मिलकर के काम करते हैं। तो जैसे श्वसन की प्रक्रिया शुरू होती है हमारे दो नासा रंध्रों से, जिनको हम नासा छिद्र भी बोलते हैं, नासा छिद्र है, यहाँ से हमारी जो हम वायुमंडल में हवा होती है उसको हम ग्रहण करते हैं। यहां से जाने के बाद यहाँ नासा कपाट जिसको बोलते हैं, इस नासा कपाट में वो वायु जाती है। नासा कपाट के जो नीचे है, जिसको फेरिंक्स बोलते हैं, जो माउथ कैविटी होती है उसको फेरिंक्स बोला जाता है, वहां पे फेरिंक्स में जाती है। फेरिंक्स के बाद नीचे लैरिंक्स होता है, लैरिंक्स में जाती है। और उसके बाद फिर आपकी जो ट्रेकिया होती है, जिसको श्वास नली कहते हैं, वो श्वास नली में जाती है, और वहां से फिर वो दो पार्ट में बट जाती है, एक राइट लंग में और एक लेफ्ट लंग में, दाएं फेफड़े में और बाएं फेफड़े में। उसके बाद उन दो जो बचती है उसको ब्रोंचाई बोलते हैं, या ब्रोंकाई भी कह सकते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। और ब्रोंकाई में से फिर बहुत सारी छोटी 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 बहुत सारी नलियां फेफड़े के अंदर जारी होती है, जिनको ब्रोंकाइलस कहा जाता है। और ब्रोंकाइलस के आप में एक गुच्छानुमा एक संरचना होती है, जिसमें हर एक ब्रोंकाइलस जाकर के अटैच होती है, बैलून जैसी, जिसको आप गुब्बारे जैसी संरचना भी छोटी सी कह सकते हैं, उसमें जाती है, जिनको एल्वोइली कहा जाता है। यानी कि हिंदी में बात करें तो उनको वायु कोष्ठक कहा जाता है। उन वायु कोष्ठक में वो आप जो सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद नासा रंध्रों से, नासा कपाट से, फेरिंग लैरिंग से होती हुई, ट्रैकिया से होती वो वायु आपके ब्रोंकाई से होती हुई, ब्रोंकाइलस से होती हुई, और लास्ट में एल्वोइली पर जाती है। एल्वोइली एक वायु कोष्ठक है, बहुत सारी एल्वोइली होती हैं हमारे दोनों फेफड़ों में। थोड़ा दायां फेफड़ा थोड़ा बड़ा होता है, बायां फेफड़ा उससे थोड़ा सा छोटा होता है। तो वहां तक जाती है, इसको कहते हैं हम सांस लेना, श्वास और प्रश्वास, वहीं से सांस आता है और वहीं से वापस चला आता है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो उसमें बहुत सारी गैसेज, जो वायुमंडल में गैसेज हैं, वो हम इनहेल करते हैं। जैसे लगभग 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस होती है। तो जब सांस लेंगे तो ये तो है नहीं कि भाई इस नाइट्रोजन को बाहर छोड़ दें, केवल ऑक्सीजन लेंगे। और अगर शुद्ध वायुमंडल की बात करें, सबसे शुद्धतम वायुमंडल की, तो लगभग 21% उसमें ऑक्सीजन होती है। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके अलावा तो और जितनी भी बहुत सारी आजकल हाइड्रोजन गैस और भी बहुत प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है, वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में होती है। तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारी अलवैली तक जाती है, और उसमें ऑक्सीजन केवल रखी जाती है, बाकी नाइट्रोजन का कोई रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि नाइट्रोजन की शरीर को आवश्यकता नहीं है। तो नाइट्रोजन को छोड़ दिया जाता है और केवल ऑक्सीजन उसमें से प्रयोग की जाती है। तो यहां तक की प्रक्रिया जो है, जो आप सब लोग समझते हैं, देखते हैं, क्योंकि ऐसा होता है। लेकिन ये श्वसन का केवल एक रूप है, जिसको हम कहते हैं बाह्य श्वसन। यहां तक हमने बाह्य श्वसन का ये समझा। अब असली कहानी शुरू होती है शरीर के अंदर, जिसको कहते हैं आंतरिक श्वसन। जिस प्रकार से एक कॉलोनी है, कॉलोनी के अंदर एक बहुत बड़ा ओवरहेड टैंक लगा दिया जाता है, जिनके पानी की टंकी लगा दी जाती है। तो पानी आया, उसमें आकर के भर दिया, लेकिन वहां से वो जाता है अलग अलग घरों में, अलग अलग घरों के भी अलग अलग बाथरूम में, अलग अलग किचन में। इस प्रकार से अलग अलग बहुत सारी जगह वो बट जाता है पूरी कॉलोनी में। तो उसी प्रकार से जो बाहर से इकट्ठा आकर के आया, वो आपकी अलवोइली तक आ गया। अब अलवोइली से आपके शरीर में अंदर जाने की प्रक्रिया शुरू होती है। वो कैसे होती है? फेफड़ों का जो मुख्य काम है, कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि हम सांस नाक से लेते हैं क्या?
मैंने कहा नहीं, मुंह से भी ले सकते हैं। अब किसी लोगों की सांस, नाक बिल्कुल बंद हो जाती है, मुंह भी बंद हो जाता है, तो भी सांस लेते हैं। कहते जी फिर कैसे लेते हैं? मैंने गले में छेद कर दो। बहुत सारे लोग आपने पेशेंट देखे होंगे, तो उनको गले में यहाँ पे छेद एक छोटा सा बना दिया जाता है, उसी से सांस लेते रहते हैं वो। तो सांस हम नाक से नहीं लेते, सांस हम मुंह से नहीं लेते, सांस कौन लेता है? फेफड़े लेते हैं। फेफड़े को जरूरत होती है तो अंदर हवा खींचते हैं, और जरूरत जब अंदर की गैसेज को बाहर छोड़ना है तो वो बाहर फेंक देते हैं। तो ये काम फेफड़ों का है। अब यहां भी एक इंटरेस्टिंग सवाल है, आप लोगों को थोड़ा और जानकारी दे दूं कि फेफड़े भी अपनी मर्जी से ना तो फैल सकते हैं ना सिकुड़ सकते हैं। फेफड़ों को भी कंट्रोल करने वाली एक और संरचना हमारे शरीर में परमेश्वर ने लगाई है, जिसको डायफ्राम कहते हैं। फेफड़ों के जस्ट एकदम, दो फेफड़े हैं, उसके जस्ट एक नीचे एक मांसल संरचना होती है जिसको डायफ्राम बोला जाता है। वो डायफ्राम सिकुड़ता है तो फेफड़े फैलते हैं, हाँ, हवा अंदर आ जाती है। डायफ्राम फैलता है तो फेफड़े सिकुड़ जाते हैं और बाहर हवा छोड़ देते हैं। तो ये सब ऑटोमेटिक सिस्टम है शरीर का। ब्रेन की जो अवचेतन मन है उसके द्वारा संचालित होता है। आप सोएं, आप जागें, आप चाहें, आप ना चाहें, लेकिन श्वास प्रश्वास अपने आप आते हैं और जाते हैं। ये क्रिया है। ये यहां तक बाह्य श्वसन की क्रिया हुई। अब चूंकि बात करते हैं कि आपका जो शरीर है, जो दिखने में है वो ऐसा नहीं है, उसके अंदर भी बहुत कुछ है। आपके शरीर में 80 ट्रिलियन कोशिकाएं होती हैं, यानी कि 8,000 करोड़ कोशिकाएं, जिनसे मिलकर के आपका ये पूरा शरीर बनता है। कोशिकाओं का समूह जब बन जाता है तो उसे एक उत्तक बनता है, टिश्यू बोलते हैं उसको, और टिश्यू के समूह से फिर एक ऑर्गन का निर्माण होता है। इस प्रकार से आपके शरीर की संरचना होती है। अब आप कहेंगे कि सांस कौन लेता है, या सांस की जरूरत, या सांस से बात करते तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जरूरत किसको है, ऑक्सीजन कौन लेता है? तो ऑक्सीजन की जरूरत होती है आपकी कोशिका को। अब चूंकि 8,000 करोड़ कोशिकाएं आपके शरीर में है जिनको हर समय ऑक्सीजन चाहिए, और उसके अंदर जो क्रिया होती है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, वो बाहर भी फेंकनी होती है। तो ये आना और ये जाना, ऑक्सीजन का अंदर लाना, कोशिका तक जाना, आना, और कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर फेंकना, इस पूरी प्रक्रिया को, यानी कि बाह्य श्वसन और आभ्यंतर श्वसन, इन दोनों को मिलाकर के आप पूरी श्वसन क्रिया समझेंगे। अब ऑक्सीजन को जाने की भी एक प्रक्रिया होती है। ऑक्सीजन जाती कैसे है? क्योंकि फेफड़े लेते हैं और फेफड़े लेकर के यहां तक एल्विले तक ला करके रख देते हैं उसको। अब यहां से आगे जाने की जो प्रक्रिया है वो आपके ब्लड द्वारा संचालित होती है। आपके शरीर का जो रक्त परिसंचरण तंत्र है वो जाता है, आता है, जाता है, आता है। आर्टरी से शरीर में जाएगा और वेन से कोशिकाओं से गंदे खून को लेकर के, गंदी गैसेज को लेकर के वापस आएगा। तो फेफड़ों में क्या होता है कि 2 वे सिस्टम है। आपकी ऑक्सीजन को ले लिया जाता है, ग्रैब कर लिया जाता है, और उसको रक्त के अंदर मिला दिया जाता है। अब रक्त के अंदर भी क्या होता है? बहुत सारे पेशेंटों को आपने देखा होगा कि किसी की जब हम टेस्ट कराते हैं तो जी इसका हीमोग्लोबिन कम है। अब हीमोग्लोबिन कम होने के कारण उसको कमजोरी आने लगती है, यानी कि उसको बहुत ही ज्यादा उसकी ऊर्जा की कमी हो जाती है उसके अंदर। तो ऊर्जा को नापने का, यानी कि खून को नापने का भी क्या है? हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? आरबीसी के साथ अटैच होता है, जो रेड ब्लड सेल्स है आपकी, उसके साथ अटैच होकर के हीमोग्लोबिन ही कैरियर का काम करता है, ऑक्सीजन का भी और कार्बन डाइऑक्साइड का भी। अब ये हीमोग्लोबिन जो है आपके फेफड़ों से शुद्ध ऑक्सीजन लेता है और पूरे शरीर में रक्त के साथ बहते 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 आपकी एक एक कोशिका तक ये सप्लाई करता है। यानी कि 8,000 करोड़ कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन ले जाने का जो कार्य है वो आपके शरीर में उपस्थित हीमोग्लोबिन करता है। और हीमोग्लोबिन आरबीसी के साथ होता है, आरबीसी का ही एक अंग समझ लीजिए कि होता है। तो ये दोनों चीजें जब आपके शरीर में पूरी होंगी तो ही आप ऑक्सीजन को ला सकते हैं और ले जा सकते हैं शरीर में। आपके रक्त में ये दोनों चीजें होनी बहुत ही आवश्यक है। तो बात करते हैं अब इसके अंदर क्या होता है। ऑक्सीजन आपके अंदर गई, आपका जो कोशिका है, कोशिका के जिसको 2 चीजें होती है इसमें, एक तो प्रोटोप्लाज्म भरा है जिसको द्रव, क्या जीव द्रव्य जिसको आप बोलते हैं। दूसरा उसमें एक न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया ही कहते हैं शरीर का बिजली घर है। शरीर में उपस्थित जो ब्लड में उपस्थित आपकी ग्लूकोज है वो जब कोशिका के अंदर जाती है उसका विघटन होता है
और वहां से ऊर्जा पैदा होती है जिसको एटीपी में हम काउंट करते हैं। वो एटीपी जब बनता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, उसी से ऊर्जा का निर्माण होता है और उसी ऊर्जा के कारण से आपके पूरा शरीर चलाया जाता है। तो ये श्वसन की प्रक्रिया हुई, बाह्य श्वसन, आभ्यंतर श्वसन, इन दोनों को मिलकर के आपका पूरा श्वसन तंत्र ये काम करता है। अब बात करते हैं कि इसमें विकृतियां कैसे आती हैं, विकृतियां आने का कारण क्या है। देखिए, कोई भी शरीर में अगर विकृति आएगी तो उसके पीछे आदि मूल में उसके हम जाएंगे तो उसका आदि मूल होता है आहार, यानी कि जो भोजन हम करते हैं उसी से ही हमारा सारा सिस्टम आगे काम करता है। आपने भोजन खाया, भोजन के बाद उसको मुंह के द्वारा खाया, ग्रास नली में होता हुआ आपके जो है ना आमाशय में पहुंचता है और आमाशय में फिर उसका पाचन होता है। पाचन बनने के बाद वो रस में बदल जाता है। तो जैसा आहार आपने खाया वैसा ही रस आपके शरीर में बनेगा। 6 प्रकार के रस हैं, तो उन रसों का निर्माण आपके भोजन में से ही होता है। जो आप अच्छा भोजन करेंगे तो अच्छे रस का निर्माण होगा और दूषित भोजन करेंगे तो दूषित रस का ही निर्माण होगा। अब दूषित रस से वो रस जो है ना अवशोषित करके रक्त में आता है और उसको फिर ब्लड, उसी से ब्लड बनता है, रक्त बनता है। तो अगर रस दूषित हो गया तो रक्त भी दूषित होगा। रक्त दूषित हो गया तो रक्त के द्वारा जो आगे मांस बनने की प्रक्रिया है आपकी सप्त धातुओं में, तो पहली रस है, दूसरी रक्त है, तीसरी मांस है, चौथी मेद है, पांचवा अस्थि है, फिर मज्जा है छठी, और सातवीं धातु है शुक्र। तो इस प्रकार से रस, रक्त, अस्थि, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और फिर शुक्र धातु, ये सारी धातुएं उसी से आपके भोजन से ही बन के आएंगी। तो भोजन अगर दूषित हुआ तो ये सातों धातुएं आपकी दूषित होनी शुरू हो जाएंगी और 7 धातु दूषित होने से जो शरीर में कोशिका का निर्माण होगा वो कोशिका भी पूरी तरह से स्वस्थ कोशिका नहीं बनेगी, कोशिका आपकी दूषित हो जाएगी। और दूषित कोशिका होने के कारण ही पहला जो कहीं भी शरीर में बीमारी होगी वो कोशिका लेवल से ही स्टार्ट होती है। कोशिका में विकृति आई तो उसके बाद धीरे धीरे टिश्यू में विकृति आई, धीरे धीरे ऑर्गन में विकृति आई और तब वो बाहर आकर के आपको महसूस होती है कि कहीं शरीर में हमारी कमी आ गई। अस्तु, अब बात करते हैं श्वसन तंत्र पे, क्योंकि आज पूरे शरीर पे ना जा करके हम विशेष रूप से श्वसन तंत्र पे ही हम केंद्रित रहेंगे। तो श्वसन तंत्र में जब भी आप सांस लेते हैं तो सांस लेने में जो वातावरण में उपस्थित गैसेज हैं वो तो जाती ही हैं अंदर, साथ में वातावरण में उपस्थित बैक्टीरिया, वायरस या फंगस होती है, वो भी सांस के साथ आपके अंदर जाने का प्रयास करती है। तो सबसे पहले परमेश्वर ने आपको सिस्टम दिया जो नासारंध्र हैं। नासारंध्र में जैसे ही आप सांस लेकर के वायु अंदर डालते हैं, वायु खींचते हैं शरीर में, तो उसी समय आपने देखा कि यहाँ पर बाल, बहुत सारे नाक में बाल होते हैं। उन बालों का वो प्राइमरी फिल्टर बोला जाता है शरीर का, कि वो सबसे प्राइमरी फिल्टर्स हैं। वो बाल क्या करते हैं, जो धूल के कण हैं, जो इस तरह के भारी हैं, उनको रोकने का वहीं पे प्रयास करती हैं। तो वहां से एक प्राइमरी फिल्टर हमारा लग के अंदर गया। अब उसके बाद जैसे ही हम पहुंचते हैं आगे, नासा जो हमारा कपाट है, ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे एक कपाट की तरह होता है, जो दरवाजे की तरह है। उस नासा कपाट में हमारा एक सुरक्षा चक्र होता है। तो वहां पे यदि कोई भी वायरस या बैक्टीरिया आपकी सांस के साथ उस वायु में प्रवेश किया है, तो वहां उस सुरक्षा चक्र में जो उपस्थित हमारे सैनिक होते हैं, जिसको हम इम्यून सिस्टम की टी सेल्स बोला जाता है, वो टी सेल्स उस बैक्टीरिया वायरस पे वहां पे अटैक करती हैं। और चूंकि साथ में बहुत सारी म्यूकस ग्लैंड यहाँ पे हमारी लगी होती हैं, जो लगातार म्यूकस बनाती हैं, कफ बनाती हैं, वो कफ के अंदर उस बैक्टीरिया जब लड़ाई होती है तो बैक्टीरिया वायरस को कफ वहां पे जकड़ लेता है। यहां से पहला, यानी कि जो फ्लू होता है, फ्लू या जुकाम जिसको आप बोल सकते हैं, वो जुकाम होने की प्रक्रिया वो यहां से स्टार्ट होती है। जैसे ही वायरस ने आप पे अटैक किया या बैक्टीरिया ने आपके ऊपर अटैक किया, आपके सांस के साथ वो अंदर गया, तो पहली यही आपके साइनस में उपस्थित जो आपकी टी सेल्स हैं, इम्यून सिस्टम की टी सेल्स हैं, वो उस बैक्टीरिया वायरस के ऊपर अटैक करती हैं और साथ में म्यूकस जनरेट कर देती हैं, ताकि उस बैक्टीरिया वायरस को वहीं पे हम उस म्यूकस के अंदर जकड़ लें। तो इस प्रक्रिया को ही, ये जो प्रक्रिया पहले वाली है, इसमें जब बहुत सारा कफ बन करके आपकी नाक बंद हो जाती है, कई बार बहने भी लगती है, तो इसको फ्लू के लक्षण आते हैं। इसमें फ्लू वायरस जब आता है तो इस प्रकार से लक्षण आ जाते हैं, जुकाम बन जाता है। तो ये पहली चरण है, यहां पर इसको रोक दिया जाता है। अब सपोज करिए कि यदि आपके सुरक्षा चक्र में जो सैनिक यहाँ पे तैनात थे,
आपके इम्यून सिस्टम के, वो यदि कमजोर हुए, यानी कि मैंने जो पहले अभी प्रक्रिया बताई थी, आहार से लेकर रस, रक्त, रस के बाद रक्त, रक्त के बाद मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र धातु बनने तक की, वो यदि कमजोर हो गई प्रक्रिया, तो आपके अंदर की सारी प्रक्रियाएं कमजोर हो जाती हैं। तो टी सेल्स के जो सैनिक हैं होंगे, लेकिन वो उतने ताकतवर नहीं होंगे जो उस बैक्टीरिया वायरस के उसको अटैक को झेल पाए। तो वहां से वो पार कर जाएंगे, वो कहाँ आ जाएंगे, आपके फेरिंग्स में आ जाएंगे। फेरिंग्स में फिर हमारी दूसरी, जहां पर जो ये टॉन्सिल होते हैं, थायराइड ग्लैंड होती है, यहां पर भी हमारा दूसरा सुरक्षा चक्र होता है। वो सुरक्षा चक्र के सैनिक फिर उस बैक्टीरिया वायरस पे हमला करते हैं, और हमला करके उसको रोकने का प्रयास करते हैं, मारने का प्रयास करते हैं। यदि वहां तक भी वो पहुंच गया, तो फिर आपका गला यहां पर चोक होने की आपको शिकायत आती है। गला चोक हो गया, यहाँ पे कफ जम गया, वो दूसरा प्रयास है कि आपके बैक्टीरिया वायरस यहां तक पहुंच चुके हैं। वहां से बच के भी यदि वायरस और बैक्टीरिया आपकी श्वास नली में घुस गए, ट्रकिया में घुस गए, तो वहां पे भी हमारा तीसरा से एक सुरक्षा चक्र होता है, वहां पे भी उनको रोकने का प्रयास करता है, और वहां पे इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है। उसके कारण से ट्रैकिया में, और जो उसके बाद जो ब्रोंची होती है, हमारी दो ब्रोंकाई होती है, वहां तक पहुंचने में भी हमारे जो सुरक्षा चक्र उनसे लड़ता रहता है, और उस लड़ने के कारण से वहां पर इन्फ्लेमेशन शुरू होता है, यानी कि सूजन शुरू हो जाती है, जिसको कि हम अस्थमा, दमा, ब्रोंकाइटिस, इस प्रकार की बीमारियां उसको हम कह देते हैं। तो वो वहां की प्रक्रिया है। और यदि उसके बाद भी कोई बैक्टीरिया वायरस इतना पावरफुल हुआ, जैसे कि कोरोना वायरस खासतौर से इस समय चल रहा है, और वो वहां से भी आपके इम्यून सिस्टम से जीत गया, तो घुस करके ब्रोंकाइलस से होता हुआ आपके एल्वियोली में पहुंच गया, यानी कि जो वायु कोष्ठक है वहां जाकर के पहुंच गया। और वहां पहुंचने के बाद उसने क्या काम किया, आपकी एल्वियोली में जो वायु कोष्ठक थे उनको वहां पे उनकी वॉल से चिपक करके अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू किया। बहुत सारे वायरस वहां पर डेवलप किए, और उसको रोकने के लिए वहां पर, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं उस वायु में, तो उसमें कुछ पानी भी होता है, उस पानी की मात्रा से वहां पे बढ़ी, और क्योंकि म्यूकस ग्लैंड भी चारों तरफ लगी है, तो म्यूकस भी वहां पे इकट्ठा हुआ, तो पानी हुआ, म्यूकस हुआ, और बैक्टीरिया का समूह वहां पे, वायरस का समूह इकट्ठा हो गया, तो धीरे धीरे वो जो आपकी एल्वियोली थी, जो वायु कोष्ठक था, वो चोक होना शुरू हो जाता है, बंद होना शुरू हो जाता है, और उसमें पानी भरना शुरू हो जाता है। जब वो आपके वायु कोष्ठकों में, यानी कि एल्वियोलो में पानी भर जाता है, या उसमें कफ भर जाता है, उस प्रकार की स्थिति को बोल देते हैं कि इसको निमोनिया हो गया। बच्चों में आपने देखा होगा, बचपन में बहुत जल्दी हो जाता है निमोनिया, अभी भी बड़ों में भी हो जाता है, जिनको बहुत सीवियर वायरल इन्फेक्शन होता है, तो उनको भी निमोनिया बन जाता है। तो इस प्रकार से वो निमोनिया का रूप धारण कर लेता है। उसको भी आपने कंट्रोल कर लिया या नहीं कर पाए, तो और स्थिति बिगड़ती चली जाती है, और धीरे 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 अगर टीबी के बैक्टीरिया है तो टीबी हो जाती है, और अगर वो किसी प्रकार से धीरे धीरे वहां पे घाव बनने लगे, और उस घाव में और ज्यादा पस पड़ गई, और पस पड़ने के बाद स्थिति और बिगड़ गई, तो उस लास्ट स्टेज में वहां पे कैंसर डेवलप हो जाता है। तो इस प्रकार से आप जितनी भी सांस की, फेफड़ों की बीमारी देखते हैं, ये बैक्टीरियल, वायरल या फंगल अटैक के कारण ही हमारे फेफड़ों में और इसमें आती है। तो ये प्रक्रिया मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि श्वसन तंत्र में किस प्रकार से बीमारियां आ सकती हैं, और किस प्रकार से उसकी कार्य प्रणाली है। अब बात करेंगे कि वातावरण इतना दूषित है, खान पान इतना दूषित हो चुका है, तो इस खान पान में, इस वातावरण में हम अपने आप को किस प्रकार से स्वस्थ रखें, किस प्रकार से हम अपने आप की रक्षा करें, अपने श्वसन प्रणाली की रक्षा करें। तो उसके लिए हमें बहुत सारी चीजों पे आना पड़ेगा। आहार ही औषधि होती है, आयुर्वेद कहता है आहार एवं औषधि, आहार ही औषधि है। तो आहार को अपने सुनिश्चित करें। यदि किसी को इस प्रकार की समस्या होना शुरू होती है, तो समझिए उसको एक तो विटामिन सी की मात्रा शरीर में बढ़ा देनी चाहिए। जैसे आंवला है, नींबू है, जिसको नींबू सूट नहीं करता वो आंवला ले ले, या तो नींबू ले ले। और इसके अलावा पाइनएप्पल है, और मौसमी है, संतरा है, इस प्रकार के फल जो जो विटामिन सी वाले फल हैं, उनका ज्यादा सेवन हमें कर देना, प्रयोग करना शुरू करना चाहिए। गर्म पानी ही कोशिश करें कि उस समय बिल्कुल ठंडा पानी हम ना पिए, क्योंकि ठंडे पानी के साथ बैक्टीरियल वायरस जो है ना और ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और हमारी फेफड़ों में और ज्यादा चोकिंग होना शुरू हो जाता है, जिससे तेजी के साथ ये बैक्टीरिया वायरस वहां पे फैल करके उसको अवरुद्ध कर देते हैं मार्ग को, और सांस आने में हमें दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तीसरा, एक और कारण मैं आपको साथ साथ बताते चलूं,
खासतौर से सर्दी के मौसम में दिक्कत ज्यादा आती है। और दिक्कत आती है कि जब आपका श्वसन चल रहा होता है और आप कमरे में बंद हैं, तो कई लोग क्या करते हैं कि रात को कमरे में या तो हीटर, रूम हीटर चलाते हैं, या फिर कई लोग जो देहात में, गांव में हैं, वो अंगीठी जला लेते हैं, कोयला जला लेते हैं। अब चूंकि जब कोयला जलता है तो वहां पर कुछ गैसेज पैदा होती हैं, जिसमें से मुख्य रूप से है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको CO बोला जाता है। आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि आपका जो हीमोग्लोबिन, जो आपके एल्वेओली से, फेफड़ों के अंदर से जो ऑक्सीजन को लेकर के जाता है, ऑक्सीजन से भी ज्यादा उसको लगाव होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO से। तो यदि आपके उपस्थित, रूम में उपस्थित, आपके सांस लेने के साथ साथ आपके एल्वेओली में दोनों चीजें हैं, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड भी है और ऑक्सीजन भी है, तो आपका जो हीमोग्लोबिन है वो अट्रैक्ट होता है सबसे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड से, और वो ऑक्सीजन को छोड़ करके कार्बन मोनोऑक्साइड को लेकर के और ब्लड में लेकर के चला जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा आपकी सेल्स सिस्टम में बढ़ती चली जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा घटती चली जाती है। तो इसी से कई बार आपने अनुभव किया होगा, बहुत सारे लोगों को आपने बताया होगा, आपको बताया होगा कि जब कमरा बंद होता है, रूम हीटर या इस प्रकार की चलती है, तो कई लोग बेहोश हो जाते हैं, उनको चक्कर आ जाते हैं, गिर जाते हैं। उसका यही कारण होता है कि शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे उनका पूरा का पूरा जो मेटाबॉलिज्म है, जो उनकी एनर्जी बिल्डिंग प्रक्रिया है, वो रुक जाती है और कोशिकाएं धीरे 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 मरने लगती हैं। तो वहां से आपका दम घुटता है। दम घुटने के बाद फिर जैसे ब्रेन को सप्लाई कम हुई ऑक्सीजन की, तो ब्रेन की कोशिकाएं काम करना बंद कर देती हैं, और कई बार अगर ध्यान ना दिया जाए तो कई बार मृत्यु तक हुई है लोगों की। उसका कारण यही है कि आपकी शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा खत्म हो जाती है और आपकी जो एनर्जी लेवल है, क्योंकि ऊर्जा बनती है ऑक्सीजन से ही, आपके ग्लाइकोलाइसिस जो जो क्रिया होती है कोशिका के अंदर, वो ऑक्सीजन के साथ ही होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो आपकी वो एनर्जी बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और शरीर एनर्जी धीरे धीरे खत्म होती है और एनर्जी के बाद आदमी मर जाता है। तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं फिर, क्योंकि अभी सर्दी दोबारा से थोड़ी बढ़ी है, तो मैं लोगों को यही सलाह देना चाहूंगा कि कमरे में, बंद कमरे में कभी भी रूम हीटर या अंगीठी का प्रयोग ना करें। अगर बहुत ज्यादा लगता है तो उस समय थोड़ा सा दरवाजा खोल दें, खिड़की खोल दें, ताकि हवा का आवागमन उस कमरे में जरूर रहे। तो इस चीज का भी विशेष ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं, यदि ये सब समस्याएं हो जाएं तो क्या करें। तो इसके लिए आयुर्वेद में बहुत सारी चीजों का वर्णन है कि आपको उनका ध्यान रखना है। और मैं तो खासतौर से, क्योंकि पंचगव्य आयुर्वेद से हूं, तो पंचगव्य में हमारी जो देसी गौमाता है, उसके जो पंचगव्य से बनी औषधियां हैं, उनका प्रयोग करने से बहुत तेजी के साथ, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, ऑक्सीजन के साथ उसमें हाईली मिनरल विटामिन C और विटामिन D, विटामिन E तक बहुत ज्यादा होती हैं, मिनरल सारे होते हैं। तो उनका सेवन जब हम करते हैं तो बहुत तेजी के साथ वो ब्लड में मिलकर के कोशिकाओं के अंदर तक पहुंच जाती है। पेनिट्रेशन वहां बहुत तेजी के साथ होता है और कोशिका जो बिल्कुल खत्म होने के कगार पे आ गई थी, वो वापस जिंदा हो जाती है, उसमें ताकत ज्यादा आ जाती है और इस प्रकार से बीमारी बहुत जल्दी वहां से ठीक होना शुरू हो जाता है। खासतौर से जब किसी को कफ हो जाए, निमोनिया की बात आ जाए, या इस प्रकार के फेफड़ों के रोग हो जाए, तो उनको विशेष रूप से लिक्विड चीज पे ज्यादा आ जाना चाहिए। लिक्विड में भी क्या है, जैसे काढ़ा है, तो उसमें जैसे दालचीनी आप ज्यादा डालिएगा, तुलसी, गिलोय, इनका प्रयोग आप ज्यादा करेंगे तो तेजी के साथ आपका जो एंटीबैक्टीरियल जो गुण है इनका, तुलसी का, गिलोय का, दालचीनी का, वो आपके शरीर में जाएगा और आपके ब्लड में मिलकर के जो वहां पे वायरस और बैक्टीरिया का प्रकोप बढ़ गया, उसको बहुत तेजी के साथ वो खत्म करेगा। तो इन चीजों का प्रयोग करिए। हल्दी, हल्दी एक बहुत नेचुरल और एंटीबैक्टीरियल एजेंट है, जो प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर में जाकर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है और बैक्टीरिया वायरस का भी खात्मा करता है। तो हल्दी का प्रयोग नियमित करें। उसका कैसे करना है, जिसको कफ हो जाए, जुकाम हो जाए, सर्दी हो जाए या निमोनिया हो जाए, तो ऐसे लोगों को हल्दी को थोड़ा सा हल्का सा तवे पर रोस्ट करना है, हल्का सा भूनना है, और देसी गाय का दूध, देसी गाय का घी और थोड़ी अजवाइन, इसका प्रयोग करना है। अजवाइन को देसी गाय के घी में थोड़ा सा भूनना है, उसके अंदर दूध छोड़ देना है और उसको, दूध को उस तरह छोंक करके, लगभग 1 गिलास से 2 गिलास तक, जिसकी जितनी क्षमता है, आधा गिलास भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो उसको, दूध को और जो हल्दी आपने ली है उसको तवे पे थोड़ा सा भून लीजिए, हल्की सी पीली से लाल में कन्वर्ट हो जाए, उस स्टेज तक केवल भूनना है।
उस 1 चम्मच हल्दी खा करके वो गरम गरम दूध पी करके आप सो जाएं, तो इस प्रकार से 8 से 10 दिन करेंगे तो मुख्य प्राकृतिक रूप से ही आपके अंदर जो एंटी बैक्टीरियल तत्व हैं वो बढ़ जाएंगे, और बैक्टीरिया जो वायरस जो आपके अंदर है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। जुकाम बुखार बहुत जल्दी से इससे उतर जाता है। गले में खराश है तो उतर इससे ठीक हो जाती है। इसके अलावा ऐसे लोगों को गरारों का प्रयोग जरूर करना चाहिए, जिनको भी गले में खराश है या फंगल इन्फेक्शन है, लंग्स इन्फेक्शन है, ऐसों को गरारे करने से बहुत लाभ होता है। गरारे करने के लिए क्या करना है कि गर्म पानी में सेंधा नमक डालना है और थोड़ा सा गो अर्क, जो कि वाष्पीकृत करके बनाया जाता है, ताजा गोअर्क भी ले सकते हैं, नहीं तो वाष्पीकृत गोअर्क लेकर के उसमें डाल लीजिए, थोड़ी हल्दी डाल लीजिए और उससे गरारे करते रहिए। लगातार गरारे 2 से 3 बार दिन में करेंगे तो बहुत जल्दी गले में होने वाली जितनी भी प्रकार की वो इन्फेक्शन है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा आपका। तीसरा, पंचगव्य में कई औषधियां इसमें मौजूद हैं, उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पंचगव्य कफ आसव एक बनता है, वो हर प्रकार के आपके जितने भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिजीज हैं उन सब पे वो काम करता है। अस्थमा पे भी काम करता है, आपके जुकाम में, खांसी में, कफ में, वो सभी में काम करता है, निमोनिया में भी काम करता है, तो उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। काढ़े का प्रयोग आप नियमित रूप से कर सकते हैं। और इस प्रकार से मैं समझता हूँ पत्ते वाली जो सब्जियां खाने में ध्यान देंगे कि दालों दालों का प्रयोग करिए, जैसे मूंग दाल है उसका प्रयोग करिए, खट्टे फलों का प्रयोग करिए, और पत्तीदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां वो ज्यादा से ज्यादा आपके उसमें होनी चाहिए। उसके अलावा आपकी अलसी का प्रयोग आपके लिए बहुत अच्छा है। तिल का प्रयोग इसमें बहुत अच्छा है, तो तिल के लड्डू, अलसी के लड्डू इस प्रकार सर्दी में आप खाते रहेंगे तो इस सर्दी से होने वाले जो तमाम इस तरह के रोग हैं उनसे भी आप बचे रह सकते हैं। तो ये इन्फेक्शन से लेकर के जितने भी डिजीज होते हैं, मैंने प्रयास किया कि कम समय में आपको उसको समझा पाऊं। आशा है कि आपको शायद समझ आया होगा। लावण्या जी, अभी अगर किसी का कोई सवाल है तो हम ले सकते हैं, ताकि इस विषय को, मुझे लगता है मेरी तरफ से यहाँ पे एक संपूर्ण होता है। जी लावण्या। हाँ जी सर। अगर किसी को कोई डाउट्स या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप अपने हैंड रेज कर सकते हैं या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। नितिन जी का कोई सवाल है? हाँ जी नितिन जी। गीतांजलि, संजीवनी रसर वो मंगाओ। डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार नितिन जी। सर मैं नितिन मेरठ से बात कर रहा हूँ सर। जी नितिन जी। सर ये कोल्ड में और कफ में जो जो वेपर्स के लिए बताते हैं भाप लेने के लिए स्टीम जैसे लेते हैं, तो इट इज यूजफुल और नॉट? और हाँ सर बहुत दूसरी, ज्यादा अगर आपकी नाक बंद है, सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही, तो आप ले सकते हैं। अमृत धारा एक औषधि होती है जो लगभग सभी जगह उपलब्ध होती है, तो अमृत धारा का प्रयोग कर सकते हैं। तुलसी की भाप ले सकते हैं, अजवाइन की भाप भी ले सकती है। और और ये कुछ सर लोग विक्स, सॉरी सर, जो विक्स वगैरह डाल देते हैं तो वो ठीक है या नहीं है? कुछ लोग कहते हैं विक्स नहीं डालनी चाहिए, कुछ कहते हैं डालो, तो विक्स व्हाट की इज मैं द? सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि विक्स में बहुत सारे केमिकल होते हैं और उसकी सलाह मैं नहीं देता। उसके लिए अमृत धारा एक आयुर्वेद की औषधि होती है, जो दिव्य धारा, अमृत धारा अलग अलग नामों से मिलती है। रामदेव जी के यहाँ पे मिल जाती है, वैसी आयुर्वेदिक स्टोर्स पे भी मिल जाती है। तो उसको डाल करके 4 से 5 ड्रॉप केवल डालिए आप, और उसकी भाप लेंगे तो तुरंत उससे खुल जाता है। अमृत धारा का तो अलग से प्रयोग है, अगर भाप नहीं भी लेना चाहते तो गर्म पानी में, तेज गर्म पानी में 4 से 5 ड्रॉप डाल के अमृत धारा पी लेंगे तो उससे भी तुरंत एकदम राहत मिल जाती है, और जो चोकिंग है उसमें काफी राहत मिल जाती है। अमृत धारा को आप नाक के ऊपर भी लगा सकते हैं, तो उससे भी जो चौक नाक है उसमें भी काफी लाभ हो जाता है। ओके, इसका थैंक यू प्रयोग वेरी करने की सलाह मच। मैं नहीं दूंगा। ओके सर। सर एक वन मोर क्वेश्चन मेरे सर, राइट नोस्ट्रल में ना, जैसे मैं वैसे तो ठीक है जुकाम वगैरह, लेकिन जो म्यूकस बनता है केवल राइट नोस्ट्रल में बन रहा है, लेकिन लेफ्ट में नहीं बनना। नियर अबाउट 10-15 डेज हो गए, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? हाँ, उसके लिए आपको एक बहुत छोटा सा प्रयोग करना है। राइट में बनता है तो आपको क्या करना है, लेफ्ट करवट लेट जाना है, जैसे बचपन में सोते थे ऐसे मोड़ करके, और बाएं बायां कान नीचे और दायां कान ऊपर, इस ओके प्रकार आप करवट लेटेंगे तो थोड़ी देर में ही आपका जो दायां नॉस्ट्रिल है वो खुल जाएगा। और ओके इसके लिए हमारी एक औषधि आती है, उसको आप प्रयोग करेंगे, ये दिव्य औषधि के नाम से। इसको रोजाना गर्म करके दोनों नथनों में डालना होता है, 2-2 ड्रॉप।
तो इससे धीरे 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 परमानेंट वो सारा जितना भी यहाँ का कफ जमा होता है वो सब रिलीज हो जाता है, और बड़ी मेंटल डिसऑर्डर्स भी इससे कंट्रोल होते हैं, नेजल डिसऑर्डर्स भी कंट्रोल होते हैं, वो सारी चीज वहां से होती है जो गाय के घी से बनती है। अगर ये आप ना मंगा सके तो गाय का घी का भी उपयोग आप कर सकते हैं। देसी गाय का घी जी बना हो बिलोना विधि से, उसको ले लीजिए, उसको गर्म कर लीजिए और 2-2 बूंद दोनों नाक में डाल करके थोड़ी देर सीधे लेट जाइए, तो कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके दोनों नसने बिल्कुल साफ हो जाएंगे और वो प्रॉपर दोनों तरफ से आप सांस ले पाएंगे। बहुत बहुत अच्छा सर, बहुत सुंदर। और सर ये दवाई औषधि कहाँ मिल सकते हैं? मेरठ में अवेलेबल है सर ये वाली? मेरठ में तो मेरठ में भी शायद कहीं मिल सकती है। प्रभात आश्रम एक जगह है वहां पे, वहां शायद रखते हैं वो, जो उसमें झाल है ना आपकी, भोला यस सर, झाल, यस भोला सर। झाल, वहां पे गुरुकुल है प्रभात आश्रम, जी कभी कभी औषधियां मिलती हैं, तो वहां से आप कोशिश कर सकते हैं। ना मिले तो हमारा जो केंद्र है दिल्ली में, आप यहाँ से कोरियर से भी मंगा सकते हैं। ओके सर, उसका सर प्लीज एक बार एड्रेस वगैरह एक बार सर्कुलेट करा दीजिए मैम के थ्रू, या एक बार थोड़ा सा आइडिया। लिख देंगे उसको। ठीक है सर। आर्यावर्त स्वदेशी उत्पाद है, F18/1, सेक्टर 15, रोहिणी, दिल्ली। और वहां का मैं नंबर भी लिखवा देता हूँ, आप लिखना चाहें तो जो लोग लिख सकते हैं। सर ठीक है सर, अभी नोटिंग डाउन। थैंक यू वेरी मच सर। ले लीजिए। अभी सर चैट बॉक्स पे आप लिख दीजिए, मैं नोट डाउन कर दें सर। हाँ हाँ, वो मैं लिखवा देता हूँ। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए ठीक है नितिन जी, कोई और सवाल? एक बार ये रिपीट कर दे दवाई का नाम। दिव्य औषधि, ये इस प्रकार की आती है दिव्य औषधि। इसमें मैं निकाल के भी दिखाता हूं आपको। बेसिकली ये देसी गाय का घी से पंचगव्यों से बनाई जाती है, धूप के अंदर तैयार की जाती है। तो ये इसको दिव्य औषधि इसलिए कहा गया है कि ये केवल छोटी, ये तो नाक वाली, ये फेफड़ों वाली बहुत छोटी बीमारियां हैं। इसमें अगर किसी व्यक्ति को अचानक ब्रेन स्ट्रोक आकर के पैरालिसिस हो जाए, तो इस दवा को तुरंत 2-2 बूंद नाक में डालें, 10-10 मिनट के बाद डालते रहें, तो 5 से 10 मिनट के अंदर ही वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और बहुत ज्यादा किसी को पैरालिसिस हो रखा है, बहुत पुराना पैरालिसिस है, तो उसको भी लगातार डालते रहेंगे तो 1-2-3 महीने में वो भी लगभग ठीक हो जाता है। पैरालिसिस की अचूक दवा है ये। किसी को मेमोरी कमजोर हो जाए, याद नहीं रहता है, तो याद शक्ति बढ़ाने के लिए भी अचूक दवा है। उसके अलावा पार्किंसन, हाथ आपने देखा थोड़ी सी उम्र में हाथ पैर कांपने लगते हैं लोगों के, तो उसके लिए भी अचूक दवा है। तो ब्रेन डिसऑर्डर्स के लिए और नेजल डिसऑर्डर्स के लिए अकेली दवा काफी है। मुझे लगता है कि जो लाखों रुपए के करते हैं या साइनस का ऑपरेशन की तरफ सोचते हैं, उनको भी लगातार डालेंगे तो साइनस भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो इस प्रकार से पंचगव्य की औषधियां आप जहां भी मिले वहां से ले सकते हैं, ना मिले तो हमारे यहाँ से मंगा सकते हैं, हमारे यहाँ पे सर भी। ये मेमोरी के लिए कैसे लेना होता है? इसी को केवल नाक में ही डालना होता है जी। इसको रात को सोने से पहले 2-2 बूंद दोनों नाक में डाल के नाक को थोड़ा सा इसे रगड़ देंगे, ताकि नाक में ही दीवारों पे चिपक जाए। तो फिर जो ब्रीदिंग सिस्टम है, ब्रीदिंग प्रक्रिया है, उसके साथ ही जाकर के और पूरे ब्रेन की एक एक न्यूरॉन्स को ताकत देता है। सर कॉस्ट कितनी है सर? कॉस्ट इसकी कुछ भी नहीं है, 375 आई थिंक इसकी है केवल। हाँ 375 है, उसमें भी डिस्काउंट करवाते हैं हम, अपने जो लोग लेते हैं उनको भी थोड़ी बहुत छूट करवा देते हैं जी। सर ये इसको 85 से ऊपर वाले भी डाल सकते हैं? इसको पैदा होने के 10 दिन से लेकर के और मृत्यु पर्यंत डाल सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, केवल लाभ ही लाभ है, नुकसान कुछ नहीं होता है। थैंक यू सर। जी वेलकम। किसी और को कोई सवाल है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं या चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। सर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए थे जी। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था कि विच टेस्ट्स आर यूज्ड टू डायग्नोज ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स। तो वो जानना चाहते हैं कि कौन से ऐसे टेस्ट यूज किए जाते हैं जिससे पता चलता है कि आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हैं। देखिए वो बहुत सारे टेस्ट हैं, जैसे अभी लेटेस्ट तो सबसे जो एडवांस टेस्ट है वो HRCT किया जाता है। इसमें फेफड़ों की स्थिति जानी जाती है कि फेफड़ों की स्थिति बेसिकली एल्वोइली आपकी कितनी काम कर रही है, यानी कि उसमें कितनी जगह है, वायु कोष्ठक आपका कितना खुल रहा है और कितना सिकुड़ रहा है, बेसिकली वो है। क्योंकि सांस फेफड़ों में भरता है जाकर के एल्वोइली के अंदर, तो HRCT में देखा जाता है कि कफिंग तो नहीं हो रखी, वहां पे कोई जकड़न तो नहीं है सॉरी। तो HRCT इसका एक टेस्ट है जिससे आपकी पूरी फेफड़ों की स्थिति का पता लग जाता है। थैंक यू सर। सर एक और क्वेश्चन हमें चैट बॉक्स में आया है कि हाउ टू ट्रीट नेजल कंजेशन 9 years old। तो शायद वो जानना चाहते हैं कि 9 साल के बच्चे में कैसे ठीक कर सकते हैं नेजल कंजेशन। हाँ, नेजल कंजेक्शन सबसे पहले तो उस बच्चों को ये दिव्य औषधि डलवाते हैं। जो दिव्य औषधि मैंने बताया, दिव्य औषधि नहीं मिल पाती है तो गाय का घी रेगुलर उस बच्चे को नाक में डालते रहें, और उसकी नियमित रूप से
जो सरसों का तेल होता है, देसी सरसों जो होती है, काली सरसों, उसका तेल लेकर के बच्चे के नथनों के अंदर मसाज 2-3 बार दिन में, तो मसाज करते रहें और ये डलवाते रहें, तो उसकी धीरे धीरे वो कंजेशन खत्म हो जाएगा। थैंक यू सर फॉर दैट। हमारे पास और भी कुछ क्वेश्चंस आए थे। जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैन एलर्जी टेस्ट डिटरमाइन द कॉज ऑफ ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स? तो जानना चाहते हैं कि क्या एलर्जी के जो टेस्ट्स होते हैं वो बता सकते हैं कि आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एलर्जी जैसे पता लग जाए कि आपकी ब्रोंचाइज में कोई एलर्जी तो नहीं है, कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, तो एलर्जी टेस्ट से भी थोड़ा सा ब्रीदिंग किस जो ब्रोंकाइटिस का खासतौर से पता लग जाता है कि कहीं सूजन तो नहीं है श्वास नली में, तो वो एलर्जी के कारण ही होती है, तो एलर्जी टेस्ट से वो पता लग जाता है। हाँ जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैन मेडिकल इंटरवेंशन हेल्प मैनेज ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स? मेडिकल इंटरवेंशन तो बिल्कुल हेल्प करेगी, बहुत इमरजेंसी हो जाए तो उसमें फिर वहीं जाना पड़ेगा आपको। एंटीबैक्टीरियल जो एंटीबैक्टीरिया ये एंटीबायोटिक्स होती हैं, ये मेडिसिन आती हैं। बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाए तो फिर वो आईवी फ्लूइड्स में चढ़ाते हैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल के अंदर। तो नेचुरली बहुत ज्यादा हो जाए तो वहां पे जाना चाहिए, नहीं तो जो घरेलू उपाय मैंने बताए हैं उससे भी काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है। थैंक यू सर। सर एक और क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स फॉर एन अस्थमा पेशेंट? बिल्कुल, अस्थमा पेशेंट्स के लिए खासतौर से ठंडी चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा कहीं डस्ट वगैरह उड़ती हो, धूल मिट्टी होती हो, वहां से उनको परहेज करना चाहिए। और विटामिन सी वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं, उनको अधिक से अधिक खाने चाहिए, तो अस्थमा से काफी हद तक आप बचे रह पाएंगे। उसके अलावा फिर आयुर्वेदिक दवाइयां होती हैं अस्थमा के लिए, खासतौर से उनका उपयोग करेंगे तो अस्थमा धीरे धीरे खत्म किया जा सकता है। थैंक यू सर। सर एक और क्वेश्चन है। इसमें मेडिसिन कौन कौन सी अवेलेबल है सर फॉर अस्थमा? अस्थमा के लिए हमारे पास स्पेशल एक दवाई हमने बनाई है, पंचगव्य का है, कफ सिरप है वो एक अलग से। तो एस्थमेटिक कफ सिरप के लिए अलग से एक हमने बहुत स्पेशल इस बार बनाया है अस्थमा पेशेंट्स के लिए। और आसव, जिसको कफासव बोलते हैं, पंचगव्य में और भी कई जगह मिल जाता है कफासव हमारा। पंचगव्य में खासतौर से मैं बात कर रहा हूँ। आयुर्वेद में तो और अलग तरह की दवाइयां आयुर्वेदिक के वाले देते हैं, लेकिन पंचगव्य क्योंकि बहुत तेजी के साथ काम करता है, 20 गुना ज्यादा काम करता है, तो स्पेशल उस पर हमने एक कफासव तैयार किया है जो अस्थमा पेशेंट के लिए बहुत ही काम कारगर है। सर एक और क्वेश्चन हमें जो आया था कि कैन प्राणायाम हेल्प टू प्रिवेंट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ? तो जानना चाहते हैं कि प्राणायाम क्या हेल्प कर सकता है हमें छोटी सांसों से बचाने के लिए? 100%, बिल्कुल 100% आपके जो फेफड़े हैं उनकी शक्ति को, उनकी ताकत को बढ़ाने के लिए प्राणायाम काम आता है। इसमें खास तौर से आप डीप ब्रीथिंग करेंगे, जितना हो सकता है सांस को बहुत गहरा गहरा धीरे धीरे इनहेल एंड होल्ड। फिर धीरे धीरे एक्सेल करेंगे। तो जितना आप डीप ब्रीथिंग करेंगे आपके फेफड़े उतने ताकतवर होते चले जाएंगे। इसमें आप लगभग 20-25 सेकंड से लेकर के डेढ़ मिनट तक कई लोग जो है ना वो होल्ड कर लेते हैं ब्रीथ को। तो जितना आप ब्रीथ होल्ड करेंगे डीप लेकर के, उतने आपके लंग्स मजबूत होते चले जाएंगे और आपका जो डायफ्राम है नीचे, उसको भी ताकत मिलेगी। डायफ्राम भी आपका मजबूत हो जाएगा, क्योंकि डायफ्राम मजबूत होगा तो ही फेफड़े फैलते और सिकुड़ते हैं। तो दोनों चीजों के लिए प्राणायाम का बिल्कुल बहुत महत्व है। इसको हमें नियमित रूप से करना ही चाहिए। अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है और डीप ब्रीथिंग। डीप ब्रीथिंग तो फेफड़ों की ताकत बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा उत्तम है इसमें। उसके बाद बाह्य और अभ्यंतर प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम सांस को पूरा बाहर छोड़ के रोकना, बाहर रोकना, जिसको बहिर्कुंभक बोलते हैं। और सांस को पूरा अंदर भर करके अंदर ही रोकना, जिसको अभ्यंतर प्राणायाम कहते हैं, या अंतर कुंभक भी जिसको कहा जाता है। तो उसका अभ्यास बढ़ाते रहें। जितना ज्यादा आप सांस को भर के रोक लेंगे उतने आपके फेफड़ों की क्षमता बढ़ती चली जाएगी और आप ब्रीदिंग प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा जाएंगे। तो बिल्कुल योग और प्राणायाम का बहुत महत्व है, उसको जरूर करिएगा। हाँ जी सर। सर नितिन जी का एक क्वेश्चन है कि क्या आपकी क्लिनिक में डायबिटीज को क्योर करते हैं? बिल्कुल करते हैं जी, बिल्कुल करते हैं नितिन जी। तो आप लिखना चाहें तो मैं एक बार लिखवा सकता हूं, ताकि सभी को एक बार आसानी हो जाएगी। क्लिनिक का नाम है आर्यावर्त वैदिक चिकित्सालय प्राइवेट लिमिटेड, F20/81 81, सेक्टर 15,
रोहिणी, दिल्ली 89। और यहाँ का जो हमारा कस्टमर केयर नंबर है वो है 8860361141। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। हाँ, आर्यावर्त वैदिक चिकित्सालय प्राइवेट लिमिटेड, F20/81, सेक्टर 15, रोहिणी, दिल्ली 89। और यहाँ का नंबर है 8860361141। हमारी वेबसाइट भी है, आप चाहें तो उसको नोट कर ले, तो वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.aryavartswadeshi ARYAVARTSWADESHI aryavartswadeshi.com। तो यहां जाकर के भी सारी आपको इंफॉर्मेशन वेबसाइट से भी मिल जाएगी। एक विशेष मैं और जानकारी आपसे शेयर करना चाहूंगा। अभी जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम के साथ साथ कोविड के बाद खास तौर से हमारी बॉडी में क्लोटिंग बहुत बनने लगी है, यानी कि ब्लॉकेज की समस्या बहुत ज्यादा आ रही है। तो वो वैक्सीनेशन के बाद भी बहुत ज्यादा आ रही है। तो उसको रोकने के लिए हमने बहुत एक ड्रिंक तैयार किया है जिसको हमने संजीवनी रस नाम दिया है, जो कि मल्टीविटामिन यानी कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, सारी विटामिन हैं, मल्टी मिनरल्स हैं, जिसके अंदर सारे जो बॉडी के एसेंशियल मिनरल्स होते हैं, आयरन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, सोडियम है, वो सारे के सारे मिनरल्स भी इसमें हैं। और साथ में जो वर्ल्ड का नंबर 1 एंटी क्लॉटिंग एजेंट होता है जिसको यूरोकाइनेज बोलते हैं, एक एंजाइम होता है, और अभी तक चाइना की उस पर मोनोपोली थी। हार्ट पेशेंट को जब बहुत ज्यादा हार्ट ब्लॉकेज हो जाती है तो लास्ट में उसका इंजेक्शन दिया जाता है, लगभग 20,000 रुपए का इंजेक्शन आता है वो। तो वो यूरोकाइनेज के अंदर इसमें हमने गुण है, वो यूरोकाइनेज भी इसके अंदर है। तीसरा, इसमें जो शक्तिशाली शक्ति देने के लिए शिलाजीत होती है, उसमें फल्विक एसिड और ह्यूमिक एसिड होता है, वो भी इसके अंदर मौजूद है। तो कंप्लीट हेल्थ सप्लीमेंट की तरह से इसको हमने किया है, ताकि यूज करने वाले को कभी भी ब्लॉकेज की प्रॉब्लम नहीं आएगी, हार्ट अटैक नहीं होगा कभी, और ब्रेन हेमरेज भी कभी नहीं होगा। कोविड के जो साइड इफेक्ट्स हैं उससे पूरी तरह से ये एक जूस की तरह इसको हमने ऑरेंज में भी उतारा है। ऑरेंज के बाद हमारी इससे अगली स्ट्रॉबेरी में, पाइनएप्पल में, मैंगो में भी, इस फ्लेवर में भी, ताकि लोगों को अलग अलग लोगों की अलग अलग पसंद होती है, तो उस पर भी हमारा रिसर्च चल रहा है, वो भी बहुत जल्दी आप लोगों की सेवा में आ जाएगा। तो ये एंटी क्लॉटिंग है और एंटीऑक्सीडेंट है, मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल, एक टॉनिक है, पूरा हेल्थ टॉनिक है। तो ये भी आप लोग यूज कर सकते हैं, इसका भी आप फायदा ले सकते हैं जी। सर जो एक ये हिचकी आती है ना, वो क्यों आती है? हिचकी आने का मैं आपको बताऊं, ये आपके ब्रेन डिसऑर्डर है एक तरह से। कब आती है हिचकी? जब आप कहते हैं ना कि आपको कोई याद कर रहा है तो हिचकी आती है, जबकि ऐसा नहीं है। आप जब किसी को याद कर रहे होते हैं तो हिचकी आती है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप जब खाना खाते हैं तो फेरिंक्स के बाद ना आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वहां पे दो नली होती है, एक श्वास नली होती है और एक फूड पाइप होता है, भोजन नलिका होती है। तो वहां पे एक वाल लगा होता है। तो वाल होता है कि जब आप सांस ले रहे हैं तो वो फूड पाइप को बंद कर देता है, और जब आप खा या पी रहे हैं तो वो श्वास नली को बंद कर देता है। वो ऐसे ऐसे घूमता रहता है, वो ब्रेन से कंट्रोल होता है सीधा। होता क्या है कि आप खा रहे हैं और कुछ खाते खाते कुछ सोच रहे हैं, और सोचते सोचते वो आपने खा लिया, तो ब्रेन उसमें बिजी कर दिया आपने उधर। तो वो जो वाल था, उस वाल को सिग्नल नहीं मिला, ऑर्डर नहीं मिला, और वो बेचारा कंफ्यूज हो गया कि मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं, और गलती से वो थोड़ा सा भोजन या पानी आपकी श्वास नली में चला जाता है, तो तुरंत उसकी हिचकी आती है। सर अभी क्या हुआ था, मेरे फादर कहा जाता है। सर फादर 90 ईयर ओल्ड है, तो उनको अभी पूरी रात और दिन ऐसे हिचकी बंद ही नहीं हो रही थी। फिर हाँ, तो उनको बेसिकली वो जो हम इसका इलाज करते हैं हम हिचकी का, लेकिन हिचकी से ज्यादा वो ब्रेन की प्रॉब्लम होती है। तो वहां पर जो दिव्य औषधि आप उनके नाक में डालिए, और उनको लिक्विड डाइट पे ज्यादा रखिए, आप पानी उनको ज्यादा पिलाते रहिए। तो जो कोशिकाओं के अंदर दिक्कत आ गई है, इन्फ्लेमेशन, वो उस रूप में ठीक हो जाएगी। और ब्रेन के जो न्यूरॉन्स दिक्कत कर रहे हैं, जो कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि जब हम लार भी अगर सटक रहे होते हैं
तो भी वो श्वास नली को बंद होना चाहिए। लेकिन कई बार लार जैसे सटकी हल्की सी, और वो जैसे ही श्वास नली में गई तो एकदम से हिचकी आती है। तो हिचकी आने का जो साइंटिफिक कारण है वो है कि वो आपकी जो वाल है वो पूरी प्रॉपर काम नहीं कर रही है। जी थैंक यू सर। वेलकम। जी लावण्या, कोई और सवाल? जी, किसी को कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख दें या अपना हैंड रेज कर लें। बट सर हमारे पास भी जो कुछ क्वेश्चंस आए मैं वो पूछ लेती हूँ। जी जी जरूर। So the question is कि is there any strong herbal treatment for quitting smoking? तो वो जानना चाहते हैं कि कोई हर्बल ट्रीटमेंट है जिससे वो स्मोकिंग क्विट कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है। इसके लिए बहुत सरल सी एक मैं घरेलू ही उपाय बता देता हूँ कि जो स्मोकिंग करते हैं या गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, उन तीनों का एक इलाज है। इलाज बहुत सरल है। इलाज क्या करना है कि आपके घर में अदरक ले लीजिए, अदरक को अच्छी प्रकार से धो के और उसको कद्दूकस कर लीजिए। कद्दूकस करके उस अदरक के जो पीसीज बने हैं उनको आप नींबू के अंदर डुबा दीजिए, नींबू के रस में। नींबू का रस निकाल करके कांच के बर्तन में, और उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए नींबू रस में, और वो अदरक को उस नींबू रस में डुबाए रखिए तकरीबन आधा घंटा। आधा घंटे के बाद उसको निकाल करके और सुखा लीजिए। अदरक जब सूख जाए तो उसको बिल्कुल आपने अपने किसी डब्बी में रख लीजिए, और जब भी सिगरेट पीने का मन करे या ना भी करे तो उसको थोड़ा सा निकाल करके मुंह में डाल के चूसते रहिए। बस बहुत सरल प्रयोग है। इससे बीड़ी, सिगरेट, पान, गुटखा, इन सब की जो हैबिट्स हैं वो धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो जाएगी। साथ में कुछ लोग कहते हैं कि भाई मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अदरक का थोड़ा तीखा लगता है, तो इसके साथ वो थोड़ी मुलहटी कूट के रख सकते हैं। मुलहटी को भी इसके साथ मिला करके वो मुंह में डाल लीजिएगा और उसको चूसते रहिएगा। जब तक वो रस आपके अंदर जाता रहेगा, आपकी जो तलब सिगरेट की वो खत्म हो जाएगी। जी हाँ जी सर, किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप अपना हाथ रेज करके पूछ सकते हैं। सर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट कैन वी डू टू गेट प्योर एंड क्लीन एयर एट होम? वो जानना चाहते हैं कि वो क्या क्या हाँ, कर सकते हैं। उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने घर में अग्निहोत्र करना शुरू करिए। सबसे पहला काम, जब तक हमारे घरों में अग्निहोत्र होते थे तो वायुमंडल बिल्कुल शुद्ध रहता था। उसका करने का तरीका बहुत सरल है। जिसको कुछ भी नहीं आता हो तो गायत्री मंत्र तो सभी को आता है। तो सुबह और शाम, जब सूर्य उदय होता है तब, और जब सूर्य अस्त होता है तो तब, 2 समय अग्निहोत्र करने का विधान हमारे शास्त्रों में भी आता है, हमारे वेद में भी है, आयुर्वेद में भी है। उसके लिए सबसे सरल तरीका है कि गाय के बने हुए कंडे ले लीजिए, देसी गाय के, और छोटा सा कंडा लेकर के गाय का घी, शुद्ध सामग्री, और उसमें थोड़े से चावल मिला लीजिए। तो घी, सामग्री और चावल, कंडा जला करके थोड़ी थोड़ी आहुति उस पर देते रहिए गायत्री मंत्र के साथ। तो इस प्रकार से 16-16 आहुति सुबह शाम देने से भी घर का वायुमंडल शुद्ध हो जाएगा। दूसरी, घर में वायु शुद्ध करने वाले कुछ प्लांट्स लगा लीजिए। तुलसी है, या जो स्नेक प्लांट होता है वो है। इसके अलावा और बहुत सारे इंडोर प्लांट्स आते हैं जो कि वायुमंडल को आपके शुद्ध करते हैं, उनका प्रयोग कर लीजिए। तीसरा है कि प्राणायाम जरूर करते रहिए। उससे आपकी जो ब्रीदिंग होल्डिंग कैपेसिटी है वो बढ़ती रहेगी और आपको छोटी मोटी चीज से दिक्कत नहीं आने वाली है। तीसरा है, अपने भोजन में पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग करिए ताकि आपकी कोशिकाएं मजबूत हो जाएं, आपका रस अच्छा हो जाए शरीर में। तो उन सारी प्रक्रियाओं को अपनाएंगे तो कभी अस्थमा, ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, ये इस तरह की आपको नहीं होने वाली है। जी, शीला जी कुछ पूछना चाहती हैं, शीला नौलखा। हाँ जी शीला जी, आप पूछ सकते हैं। शायद इनका माइक ऑफ है, मुझे लगता है। हाँ हाँ सर, चार नमस्कार सर। जी नमस्कार। 4 साल का बच्चा है, उसको जुकाम हो जाता है बार बार में 15 डेज में। 4 साल का बच्चा है। 4 साल के बच्चे को आप क्या करना है, थोड़ा सा अदरक का रस निकालना है, मतलब आप 1/4 चम्मच, और उसमें उतनी ही मात्रा में शहद मिला देना है, और दोनों को अच्छी प्रकार से मिला के उसको चटाते रहना है, पहला काम। दूसरा काम मैंने बताया था कि सरसों का तेल लेकर के उसके नथनों के अंदर हल्की हल्की उंगली से मसाज कर देनी है। तीसरा काम, गाय का घी या दिव्य औषधि हमारे यहाँ से लेकर के उसकी नाक में डालते रहेंगे तो जुकाम वगैरह बिल्कुल उसको होना खत्म हो जाएगा। थैंक यू सर।
थैंक यू। जी, किसी कोई और और को कोई सवाल? क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज कर लीजिए या चैट बॉक्स में। सर ये दिव्य औषधि केवल आपके वहीं मिलेगी या कहीं भी मिल सकती है? जो भी पंचगव्य का सामान रखते हैं सभी के यहाँ मिल जाएगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख लीजिए या हैंड रेज कर दीजिए। सर आई थिंक हमने मोस्टली सारे क्वेश्चंस आंसर कर दिए हैं एंड आई थिंक कोई और नए क्वेश्चंस नहीं है। सो इफ इट्स ओके विद यू हम अपने सेशन को यहाँ एंड कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, और मैं चाहूंगा कि एक बार गायत्री मंत्र के साथ हम सेशन को समाप्त करेंगे। जी श्योर सर। सभी लोग बैठ जाएंगे, अपने हाथ जोड़ लेंगे, परमेश्वर को याद करेंगे और इस भावना से के साथ कि प्रत्येक मनुष्य सुखी रहे, स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो और जल्दी से जल्दी महामारी हमारे देश को छोड़ करके जाए, इसी भावना के साथ उस परमेश्वर को याद करते हुए गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। Thank you so much, sir. Thank you so much for giving us your precious time. Sampurna is so honored to have you. And आज का सेशन काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव था और कितनी सारी नई चीजें सीखने को मिली। So thank you so much, sir. धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका संस्था, आपका जो एनजीओ है इतनी अच्छी कार्य कर रहा है, लोगों को अच्छी अच्छी जानकारी देता है और आपके माध्यम से कितने लोगों को घर बैठे ही बहुत प्रकार की समस्याओं से मुझे लगता है निजात मिल जाती होगी। तो आपका भी, आपकी संस्था का भी मैं बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आप सभी को नमस्ते जी। Thank you, sir. Thank you so much. Thank you everyone for joining in. Sampurna is honored to have every one of you here. Thank you.